नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बीजेपी ने पहले चरण के मतदान से ठीक 5 दिन पहले संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है। इस संकल्प पत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने अपने वादे और इरादों को जाहिर किया है। बताया है कि मोदी सरकार अगले 5 साल में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए क्या करने वाली है। इस संकल्प पत्र में ज्ञान शब्द पर फोकस किया गया है। पिछले कुछ सालों से चल रही गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं को जारी रखने का वादा किया गया है, लेकिन विपक्ष इस संकल्प पत्र पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष दावा कर रहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में और मोदी के भाषण से महंगाई और बेरोजगारी शब्द गायब हो चुके हैं। पढ़े लिखे युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि सरकार बनी तो 30 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे, हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पहली नौकरी देंगे। लेकिन बीजेपी के विकसित भारत का संकल्प याद दिला रही है बीजेपी, और मोदी की गारंटी पर बीजेपी सबसे ज्यादा भरोसा जता रही है। आज इसी मुद्दे पर सवाल पूछेंगे, और हमारा सवाल जो होगा वो डिबेट के इर्द गिर्द क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। सबका हिसाब होगा में पहला सवाल, बीजेपी के संकल्प से मोदी की हैट्रिक क्या पक्की हो गई है? पीएम मोदी ने 2024 में ही 2047 तक के लिए विजन तय कर दिया, एक तरह से जीत पक्की कर ली है। और वादों की झड़ी तो जन संकल्प का जो एतबार जताया गया वो किसके साथ रहेगा? जनता किसका संकल्प पूरा करेगी? ये भी सवाल आज के डिबेट में रहेगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज की बड़ी बहस। देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। सबका साथ, सबका विकास का भाव है, और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। 76 पन्ने वाले इस संकल्प पत्र को बीजेपी ने खरा सोना करार दिया, लेकिन इस संकल्प पत्र से मोदी किसे साधने की कोशिश कर रहे हैं वो समझने की जरूरत है। पीएम मोदी के ज्ञान वाले फॉर्मूले की पूरी छाप दिखाई दी, जिसमें जी का मतलब गरीब के लिए संकल्प है, वाई का मतलब युवाओं के लिए संकल्प, ए का मतलब अन्नदाताओं के लिए संकल्प है, तो एन का मतलब नारी यानी महिला शक्ति के लिए मोदी का संकल्प है। बीजेपी का दावा है कि हर वर्ग विशेष को ध्यान में रख संकल्प पत्र तैयार किया गया है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। झूठ बोलो और इतनी जोर से बोलो और बार बार बोलो कि लोगों को लगे आप सच बोल रहे हैं। मोदी जी को लगता है वो ये गलती करने लगे हैं 10 साल बाद, वो देश की जनता को बेवकूफ समझने लगे हैं। अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और आईएमएफ को इस पर जोड़ दिया। आपका यह दावा पूरी तरह से खोखला है। आपके ये दावे के पीछे नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसकी किसी थर्ड पार्टी ने, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी थर्ड पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। जॉब्स डाला, आप भी डालिएगा पीडीएफ में, 2 बार आता है उसका जिक्र।
महज 2 बार जॉब्स का जिक्र है उस देश में जहां पर बेरोजगारी सबसे विकराल समस्या है। कंपेयर करिए हमारे मैनिफेस्टो से। हम 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं। हम 1 साल के लिए ग्रेजुएट और डिग्री होल्डर्स को स्टाइपेंड देने की बात करते हैं 1 लाख रुपए का। वैसे बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए अपने चुनावी वादों को जनता के बीच रख रही है, जिसका इंतजार लंबे समय से हर किसी को था। संकल्प पत्र के मुताबिक गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 80% सस्ती दवाइयों की सौगात, मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन, पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल जैसे वादे शामिल हैं। संकल्प पत्र से किसानों को भी साधने की कोशिश है। बीजेपी का दावा है कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, किसान सम्मान निधि बढ़ाना और श्री अन्न को सुपर फूड बनाने का संकल्प लिया गया है। वहीं नारी तू नारायणी के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। कहते हैं महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे हैं। कहां है ये लखपति दीदियां? जिन महिलाओं को आटे दही पर जीएसटी देना पड़ रहा है, जिनको खाने का इन्फ्लेशन 8.5% जूझना पड़ रहा है, जिनकी कमर तोड़ रहे हैं आप महंगाई से, कहां है उनके लिए कोई राहत? कहां है महिलाओं के लिए बात? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे और साथ साथ नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देश की आधी आबादी को देंगे। इन वादों और इरादों के साथ 4 जून को नतीजे आएंगे। देखना होगा कि बीजेपी के लिए ये संकल्प पत्र संजीवनी साबित होगा, क्योंकि कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र के साथ जनता के बीच खड़ी है, जिसमें बेरोजगारी, युवा, किसान और महिलाओं को साधने की कोशिश की गई। ऐसे में ये चुनाव एनडीए वर्सेज इंडिया गठबंधन वाला है। देखना है कि जनता किसके साथ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। बातचीत करने के लिए मेहमान का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अभय कुमार, पॉलिटिकल डेटा एनालिस्ट हैं, जो बताएंगे कि बीजेपी का ग्राफ साल दर साल कैसे बढ़ा है और 2024 में क्या वो पैटर्न फॉलो हो सकता है। 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी को फायदा हो सकता है, वो अभय उसकी जानकारी देंगे। मैं अभय के पास भी चलूंगा, लेकिन यश, आज शुरुआत आपसे करते हैं। चूंकि आपने न्याय पत्र पहले दिया था, न्याय पत्र में आपने तमाम बातें कही थी, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो अलग अलग मुद्दों को लेकर हो, चाहे वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला हो, जो आरोप विपक्ष लगातार करता है। लेकिन आज जो मैनिफेस्टो, जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है, उसे बीजेपी कह रही है कि वो विजन है। दरअसल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने का एक और जरिया है। तो इस मैनिफेस्टो में उन चीजों पर फोकस किया गया है जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं: ज्ञान, गरीब, नारी, अन्नदाता और युवा। तो इसमें और आपके मैनिफेस्टो में क्या फर्क है यश? विवेक जी, फर्क ये है कि हमारा मैनिफेस्टो बनाने के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का गठन दिसंबर 2023 में हुआ था। उसके बाद अप्रैल में आके मैनिफेस्टो हमने फिर भी बीजेपी से पहले हमने लॉन्च किया है। और इस मैनिफेस्टो में हमने अपने मन की फेंकी नहीं है कि कुछ भी उठा के लिख दो, बस डिक्शनरी उठाओ, भारी भारी शब्द ढूंढो जिनकी तुकबंदी पहले से ही सोशल मीडिया पे फैली हुई है और उठा के चेप दो। ये नहीं किया है हमने दोनों यात्राओं में और उसके अलावा भी हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने जमीन से लोगों की बातें सुनी, उनके मन की बात सुनी, जन की बात सुनी, और उसके दम पे हमने देश को अपने मैनिफेस्टो में वो दिया है जिसकी जरूरत है। इनके मैनिफेस्टो में जो मैं आपको फर्क बता रहा हूं वो ये है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका इंतजार शायद आप 2014 के समय से कर रहे हैं कि शायद वो सुबह कभी आएगी, और ऐसी बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। एक कारण कुछ ना कुछ होगा ना विवेक जी, कि सोशल मीडिया सवेरे से ब्लैंक पेज की फोटो डाल रहा है,
बीजेपी मैनिफेस्टो हैशटैग लगा के। इन्होंने जॉब, काम, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, वर्क कुछ नहीं सोचा है। गरीब के लिए क्या सोचा है? लखपति दीदी, एक दीदी बनाई थी उनने पश्चिम बंगाल में, उन्होंने बड़ा एहसान किया था। अब ये 3 करोड़ दीदियां बनाएंगे। मणिपुर की दीदियों के बारे में आज तक नहीं सोच सके हैं। क्या बात कर रहे हैं? 3 बुलेट ट्रेन और चलाएंगे। 1 बुलेट ट्रेन आज तक पूरी नहीं हुई है। जापान जिसने वो लोन दिया उसका इंटरेस्ट अब खत्म हो चुका है प्रोजेक्ट में से। हाँ, पैसे का इंटरेस्ट भारत की जनता लगातार भर रही है। ये 3 और चलाने के चक्कर में है। इनका जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नतीजा हम उड़ीसा में देख चुके हैं, लेकिन ये नहीं सीखे। तो रोज नया सपना दिखाना और पीछे का काम बर्बाद करते जाना, ये देश चलाने की नीति नहीं है। ये मैनिफेस्टो नहीं है। ये एक वार्निंग का साइन है कि यदि आपने अभी भी इनके जुमलों पर भरोसा किया, आप, मैं, सब मिला के, आखिर हम भी नागरिक हैं, यदि आपने आज इनके जुमलों पर भरोसा किया तो आप विजन देखते जाइएगा और देश बर्बाद होता जाएगा। ये लेकिन यश, एक बात बताइए, आप लोगों ने भी अपनी मैनिफेस्टो में कहा है कि 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, हर गृहिणी को देंगे। आप लोगों ने कहा युवाओं को स्टाइपेंड देंगे। तो क्या ये जो वायदे हैं ये युवाओं को सशक्त करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा, या फिर और डिपेंडेंट बना देगा कि इस तरह के स्टाइपेंड और इस तरह के जो पैसे वो खाते में आते रहने चाहिए? नहीं विवेक जी, जो हम स्टाइपेंड देंगे वो फ्री में नहीं है। युवाओं को ग्रेजुएट होते ही काम दिया जाएगा, इंटर्नशिप करवाई जाएगी, आप अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी, उसके बदले उनको ये स्टाइपेंड प्रॉमिस किया गया है। महिलाओं को, जैसा कि पहले भी हमने सोचा था, 2019 के चुनाव के समय न्याय योजना हमने सोची थी, जिसमें हम देश के सबसे गरीब परिवार की महिलाओं के खाते में पैसा इसलिए डाल रहे थे क्योंकि जो पूरा सिस्टम है वो नीचे से चलना शुरू हो। वही सोच हमारी यहाँ पर भी और गहरी रिसर्च के साथ यहाँ पे अभी है। तो ये हम फ्री में नहीं दे रहे, हम देश को नीचे से चलाने के लिए वो फ्यूल दे रहे हैं जो पूरा का पूरा चुरा के 2-4 की जेब में भर दिया गया है पिछले 10 साल में। कपिल जी के पास जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कपिल जी, बीजेपी कह रही है 400 को के पार ले जाने वाला मैनिफेस्टो है, समाजवादी पार्टी इसको कैसे देख रही है? देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि अगर किसी की झूठ की छाती की थाती बनी हुई है तो वो मोदी जी। 2 मैनिफेस्टो आपके, 2 संकल्प पत्र आपके पूरे नहीं हुए और तीसरा आप लेकर के आ गए। इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है? इनको तो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए था कि भाई साहब 2014 के संकल्प पत्र पे इतने वायदे, 2019 के संकल्प पत्र के इतने वायदे हमने पूरे किए। और उसमें सबसे पहला क्या रखना चाहिए था कि बेरोजगार युवकों को 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष हमने मुहैया कराया। ये कंपनियां हैं, ये फला सेक्टर है, ये पकौड़ी का स्टॉल है, ये चाय का स्टॉल है, ये धोबी का स्टॉल है। जो भी आपने दिया, जो आपकी वजह से मिला, उसका एक बना लिए होते, रिपोर्ट कार्ड लेके आए होते। दूसरा रिपोर्ट कार्ड आप बना लिए होते कि भाई देखिए, महंगाई हमने कहा था कि आते ही हम कम कर देंगे, तो महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। 350 का सिलेंडर जो है वो कैसे इस समय 1050 से ऊपर बिक रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर जब आपने कहा था कि हम तो जब आएंगे तो रुपया का मूल्य बढ़ेगा, डॉलर घट जाएगा, अब 62 रुपए से बढ़ करके 84 रुपया 50 पैसा हो गया है और आपकी उम्र से बड़ा हो गया है। तो अब भारत का मूल्यन होगा कि नहीं, आपने किया कि नहीं किया, ये आपको रिपोर्ट कार्ड लेकर के आना चाहिए था। आपको रिपोर्ट कार्ड लेकर के आना चाहिए था कि आपने किसानों की आय दुगने करने का वादा किया था 22 में, और आज 24 में जब आप जा रहे हैं तो क्या आपने चौगुना लागत नहीं कर दिया और आय तो और घट गई। आपको यह बताना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट से आपने यह वादा किया था कि किसानों को मैक्सिमम जो हम गारंटी है वो हम देंगे, एमएसपी देंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे। और आपने किसान आंदोलन तोड़वाया था। आपने कहा था कि किसान आयोग में किसानों की नियुक्ति होगी आयोग में, वो क्या आपने कर दिया? मैं इस बात को पूछना चाहता हूं, क्या गंगा जी साफ करने चले थे अपने मैनिफेस्टो में, इन्होंने तो मंत्रालय ही साफ कर दिया। तो गंगा जी तो साफ हुई नहीं, मंत्रालय साफ हो गया। और बुलेट ट्रेन का पटरी बिछा नहीं, बुलेट ट्रेन सपने में दौड़ रही है। 150 स्मार्ट सिटी बनी नहीं और नया आप संकल्प पत्र लेके आ रहे हो आज। और आप बहनों पे इतने आप मेहरबान हो साहब, परिवार वाले आपके परेशान है, आप मेहमान हो। आप हमें बताइए, जो
जो हमारी बहनें मणिपुर में हैं उनके साथ आपने क्या किया? कितनी महिलाओं को आपने लखपति बनाया? उनका एक रिपोर्ट कार्ड लगाते आप कि फला समूह की थी, इनकी हमने फला फला गृह उद्योग लगाई और ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। अगर आपने पूरा किया, आप तो भाई सरकार है ना, आप बताओ कहां किया? तो ये सारी चीजें हैं। और अभी भी ठीक है, इन्होंने बेरोजगारी पे कोई बात आप नहीं ये की, कह रहे हैं कि महंगाई पे भाई कोई बात मतलब नहीं विपक्ष की, और इंडिया किसानों पे अलायंस ये कोई कह बात रहा नहीं है। की, महिलाओं ठीक के है सशक्तिकरण कपीश पे जी, कोई बात। कपीश जी, जहां तक मैं समझ पाया हूं आप लोगों को एलिगेशन जो यश कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि भाई इसमें युवाओं के लिए रोजगार की कोई बात नहीं है, एमएसपी की कोई बात नहीं है। आलोक जी, मैं एक सेकंड भाई, यश में आ रहा हूं आपके पास। आलोक जी, जो विपक्ष जो बातें कह रहा है कि भाई इसमें महंगाई के ऊपर बात नहीं है, इसमें रोजगार के ऊपर बात नहीं है, इसमें किसानों की एमएसपी को लेकर कोई बातचीत नहीं है, तो ये जो संकल्प पत्र है ये ब्लैंक पेपर की तरह है और सोशल मीडिया पर हैशटैग्स भी चलाए जा रहे इसे लेकर। देखिए, ये इनका छोटे सोच है, इसके कारण इनको ये मायोपिक व्यू बोलते हैं इसको, इनको दूरगामी दृष्टिकोण नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो संकल्प पत्र है ये 2047 तक की बात कर रहा है। इतना लॉन्ग टर्म प्लानिंग से चल रहे हैं कि देश कहां से कहां पहुंच जाएगा, और इसमें गरीब युवा, महिलाओं और किसानों का समुचित ध्यान रखा गया है, जो इनको नजर नहीं आ रहा है। सभी लोगों के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण की परिकल्पना है इसके अंदर। 3 करोड़ घरों का निर्माण, 4 करोड़ ऑलरेडी कर दिया गया है, 80% दवाइयों का सौगात, 70 वर्ष के उम्र से ऊपर लोगों को 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड, किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की योजना है, 1 करोड़ लखपति दीदी ऑलरेडी कार्यरत है, काम कर रही है, बन गई है, 3 करोड़ को और बनाने की कवायद है। भारत के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूती दिया गया है कि आज वर्ल्ड की सारी रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं, बार बार कह रही हैं कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द एंड द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। तो यहां पर एफडीआई का इन्वेस्टमेंट भरपूर आ रहा है। बुलेट ट्रेन बढ़ाने की बात हुई, रेलवे का विद्युतीकरण हो जाएगा 100% के लगभग, और इसके विस्तार से वंदे भारत ट्रेन से लोगों को जो सुविधाएं प्राप्त हुई है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तो खड़ी हो गई भारत, अब तीसरे की तरफ अग्रसर है, उसमें भी कोई रोक नहीं सकता है तीसरे की तरफ बढ़ने से, जिस स्पीड से भारत की गतिविधियां भाग रही हैं। और ये कह रहे हैं कि इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये मुख्तार अब्बास और अतीक अहमद से बाहर आए तब तो इनको कुछ दिखाई दे, ये बिरयानी की दावतों से बाहर आए तब तो इनको राम जन्मभूमि दिखाई देगा। अरे अब तो राम जन्मभूमि बना है, इसके बाद तो मथुरा की बारी है, आगरा की बारी है। जितने भी जगह हैं जहां पर हमारे मंदिरों को ढा के और उसके अंदर मस्जिद की स्थापना की गई, उस सब को वापस करा के भव्य मंदिर कॉरिडोर के साथ निर्माण होके रहेगा। नहीं, इसके लिए बीजेपी की लाइन है। आलोक जी कहते हैं कि हम विकास को लेकर भी चल रहे हैं और विरासत को लेकर भी चल रहे हैं। मैं यश आऊं आपके पास, लेकिन सारे मेहमानों से एक रिएक्शन ले लूं। प्रेम कुमार जी क्या कह रहे हैं? प्रेम कुमार जी, आपने भी मैनिफेस्टो देखा होगा, आपने विपक्ष का मैनिफेस्टो भी देखा होगा, सरकार का संकल्प पत्र भी देखा होगा, कांग्रेस का न्याय पत्र 2024 भी देखा होगा। क्या है मोटी मोटी बातें, कौन सी बात किस मैनिफेस्टो में आपको ज्यादा क्लिक कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूँकि 10 साल से शासन में है विवेक जी, तो इनको अपने कामकाज को शोकेस करते हुए उम्मीद पैदा करना चाहिए, तभी उनके बोलने में विश्वास होता है। लेकिन अभी क्या है कि जैसे बेरोजगारी पर पूरी तरह से मम है, युवाओं के लिए, उसी तरह से किसानों की एमएसपी की वैधानिक गारंटी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अग्निवीर योजना पर राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, लेकिन घोषणा पत्र में तो आना चाहिए ना कि अग्निवीर योजना में आप क्या सोचते हैं, वो भी नहीं आया। दूसरी बात है कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने उपलब्धि के तौर पे बताई कि राम मंदिर बनाया, 370 बनाया, सीएए लेकर आए, ये सारी चीज़ें जो बताते हैं ये चीज़ें ठीक हैं, उनका एक राजनीतिक मकसद और गोल है, घोषणा पत्र में भी था, मगर इन बातों से रोटी की समस्या का समाधान नहीं होता है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार और उम्मीदें नहीं जगती हैं। उसके लिए तो आपको जैसे वह काम करने होंगे, रोजगार बढ़ाने होंगे, छोटे मझोले उद्योगों को खड़ा करना होगा। आज स्टार्टअप की बात कर रहे हैं कि 10 लाख से हम 20 लाख तक का लोन देंगे।
आप 10 लाख तक का जो लोन था बीते 7-8 साल में, उसका आंकड़ा देखिए ना, कितने लोगों को 10 लाख का लोन मिला। वो ऊपर से 20% आबादी भी नहीं है जिसको मिला, सबको 25-50 हजार का लोन मिला। संख्या आपने बता दी, इतने करोड़ क्यों दिए। वो अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हुए, जा किसी ने मोबाइल खरीद लिया, कहीं किसी ने कहीं खर्चा कर लिया, वो ऊपर से लोन हो गया। आज आप 20 लाख लोन देने की बात कर रहे हैं, आप पहले 10 लाख की तो समीक्षा बताइए, कितने लोगों को 10 लाख आपने स्टार्टअप में लोन दिया है। तो इस तरह की बातें रखेंगे तब भरोसा पैदा होगा। मुझे लगता है कि इन उम्मीदों में कमियां हैं और रोटी और मकान की व्यवस्था तो की गई ना प्रेम जी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अन्न, 4 करोड़ लोगों तक घर बनवा दिए, 3 करोड़ लोगों के इस घर पर और बोलना चाहता हूं, आप थोड़ा अवसर दीजिए। हाँ, इस पर बोलना चाहता हूं कि ये जो है ना कि 5 किलो अनाज को हम 5 साल तक जारी रखेंगे। मैं प्रधानमंत्री होता ना विवेक जी, तो मैं कहता कि 5 साल में एक परिवार ऐसा रहने नहीं दूंगा जिसको 5 किलो अनाज की जरूरत रहे। ये संकल्प होना चाहिए ना। आपका तो संकल्प है कि इस व्यवस्था को कैरी करेंगे, तो इसमें विकसित भारत कहां बनता है? नहीं तो इसके विकसित पीछे का भारत तर्क, का संकल्प ये होगा क्या? पीछे का तर्क जो दिया जा रहा है मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई जब कोई आदमी बीमार होता है, जैसे देश कोविड से बाहर निकला, तो अस्पताल से जब किसी को छुट्टी मिलती है तो ये कहा जाता है कि इनका थोड़ा ख्याल रखिएगा और कुछ दिन तक ये प्रिकॉशनरी दवाइयां लेते रहिएगा। इसलिए उन परिवारों को अभी हेल्प की आवश्यकता है जो कोविड के इस महामारी में फंसे, जो आर्थिक रूप से कमजोर हुए। इसका जवाब ये है विवेक जी कि गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग ऊपर उठे, ठीक है। ये वो भी कहते हैं कि 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे, उसको हम संबल प्रदान करने के लिए इसको जारी रख रहे हैं। तो 80 करोड़ लोग कोविड पीड़ित भी नहीं है और ना तो गरीबी रेखा से उठे हुए लोग हैं। और गरीबी रेखा भी हमारे यहाँ 32 रुपया पर डे कमाई पर आधारित है, जो बहुत पुराना है। तो इस स्थिति में आप इसको संकल्प लीजिए ना कि पूरी आबादी को आप गरीबी रेखा से उठा देंगे, इनको 5 किलो अनाज। समाजवादी पार्टी का यह संकल्प है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम 5 साल में गरीबी खत्म कर देंगे। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में है ये। मैं कपिल जी से इस पर सवाल हूं, लेकिन अभय जी और रोहित जी का टर्न बचा हुआ। मैं आलोक जी एक सेकंड आ रहा हूं। रोहित जी आप इस संकल्प पत्र पे क्या कर रहे हैं, उसके बाद मैं अभय जी आपके पास आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल, एक तो अभी एक तो आपके डिबेट में अभी मुझे एक बात समझ में आई, सबको बहुत समस्या है 5 किलो राशन से, विपक्ष को, क्योंकि ये देश की जनता को भूखा रखना चाहते हैं। ये देश की जनता को भरा पेट देख नहीं सकते। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि देश की जनता का पेट कैसे भर रहा है। क्योंकि आप ये सोचिए, अगर आजादी के 75 साल बाद जो सरकार है उसको 60 साल के कांग्रेस के शासन के बावजूद अगर पेट भरने के लिए काम करना पड़े, तो इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है। और आपको सबसे ज्यादा समस्या उसी से है। आप अपना 60 साल नहीं बताओगे कि आपने किसान क्या है, क्यों नहीं दोगुनी कर दी थी, आपने क्यों नहीं किसान को ये स्वावलंबी बना दिया था कि उसका पेट भर सके, उसको 5 किलो राशन की जरूरत ना पड़े। पर आज अगर देश के अंदर जो हमारे देश की 60% जनता भुखमरी से परेशान थी, आधा पेट भोजन करके सो रही थी, अगर उसको भरपेट भोजन मिल रहा है तो सबको बहुत समस्या है। सबको लगता है ये फ्री भी हैं, ये साहब बांटे जा रहे हैं, ये साहब कर दाताओं का पैसा है। जबकि सच्चाई है, सरकार का सबसे पहला काम है कि रोटी, कपड़ा और मकान सुनिश्चित करना। अगर 60 सालों तक कांग्रेस की सरकार ने रोटी, कपड़ा और मकान सुनिश्चित किया होता तो आज की सरकार को रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता ना करनी पड़ती। आज गरीबों को मकान दिया जा रहा है, आज गरीबों को शौचालय दिया जा रहा है, आज गरीबों को राशन दिया जा रहा है, आज गरीबों की चिंता की जा रही है। खुद कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि 1 रुपया चलता है तो 85 पैसा खत्म हो जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और 15 पैसा पहुंचता है। और आज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू 1 रुपया अगर चलता है तो वो 1 रुपया सीधे उस लाभार्थी तक पहुंचता है जिसके पास वो भेजा जा रहा है 1 रुपया। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसमें से 15 पैसे भी छू ले। जो 15 पैसे आप पहुंचवाने की आप खुद आपने मंच से कहा था कि 15 पैसे पहुंचता है, आप वो 15 पैसे आज कोई छू नहीं सकता रिश्वत के नाम पे। तो देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो लोग घंटों के हिसाब से कैंडिडेट बदल रहे हैं, उनके घोषणा पत्र के ऊपर कौन विश्वास करेगा? जिनको अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है, जिनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, क्या आपको लगता है जनता इनके घोषणा पत्र के ऊपर विश्वास करेगी? जी यश, मैं आपके पास आऊं और कपिल जी इसका जवाब लेने के लिए आपके पास आऊं। अभय के पास चल लेते हैं। अभय, आपको राइज दिखता है कुछ जो जिस पैटर्न से आज संकल्प पत्र बीजेपी का जारी किया गया है और जो
वोट परसेंटेज 2014 और 2019 में सिग्निफिकेंट राइज 31 से लेकर 31% वोट परसेंटेज से 37% प्लस पर पहुंच गई थी बीजेपी। 2024 में क्या टेक आप इसमें देखते हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन कहां देख रहे हैं? और साउथ का ग्राफ भी थोड़ा सा बताइएगा, क्या साउथ से बीजेपी को फायदा होगा? अगर नॉर्थ में थोड़ी बहुत सीटें कम होती थी और साउथ से कवर किया जा सकता उसको। अभय, अभय की आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, अभय को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यश, आपका जवाब, 60 साल में अगर बुनियादी चीजों पर फोकस किया गया होता तो आज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सरकारों की टाइम नहीं जाते। यश। विवेक जी, ये फालतू की बातों का जवाब देने तो मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ, मैं आपको काम की बात बताता हूँ। यश, देखिए ये फालतू की बात को नहीं कह रहा हूँ। एक तो ऐसे लाइनों को मैं डेरोगेटरी रिमार्क मानता हूँ। यश, मैंने अगर आपको इस चैनल के डिबेट पे, यश सुन लीजिए मेरी बात, मैंने अगर आपको बुलाया है तो ये फालतू की बात नहीं हो सकती। अगर 60 साल आपकी पार्टी ने, सरकार ने इस देश पर शासन किया है, सरकारें चलाई हैं, तो ये फालतू की बात नहीं हो सकती। आपके लिए 60 साल का वक्त अगर फालतू आपको लग रहा है तो फिर आप इसमें रिमार्क दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मुझे मेरा मानना है कि वो 60 साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल है। और मुझे इतना आपने फालतू कहा इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। हाँ, तो मैं फिर कह रहा हूं फालतू इसलिए कह रहा हूं विवेक जी, क्योंकि आपको उस रिमार्क को भी डेरोगेटरी मानना चाहिए जब यहां बैठ के एक आदमी बोल रहा है कि पूरा विपक्ष जो है वो लोगों को भूखे मरते देखना चाहता है। क्या कहना चाहता है ये विश्लेषक जो कोई भी है? नहीं, आप डायरेक्ट बात कीजिए, आप उनके सवाल का जवाब दीजिए, काउंटर कीजिए। जवाब बोले थे तो मैंने आपको भी नहीं रोका था, और आपसे भी पूरा जवाब लिया था मैंने। अरे अब मुझे आप मेरी बात कहने दीजिए महोदय। आपके भाजपा के मैनिफेस्टो में जो पहला पेज है उसमें हर चीज का जो इंडेक्स होती है उसमें लिखा है मोदी की गारंटी फॉर मिडिल क्लास, मोदी की गारंटी फॉर यंग सिटीजन, मोदी सबके लिए मोदी की गारंटी। मुझे यह बताइए, ये भाजपा का मैनिफेस्टो है या किसी एक आदमी का? यदि किसी क्षेत्र में कल को कोई नागरिक खड़ा हुआ कि देखिए ये मैनिफेस्टो है, हालांकि वैसे भी मैनिफेस्टो कोर्ट में चैलेंज नहीं होता, लेकिन यदि किसी नागरिक ने अपने चुने हुए प्रतिनिधि से पूछा कि आपने मैनिफेस्टो में क्या किया, तो वो व्यक्ति क्या ये बोल के भाग नहीं जाएगा कि ये मोदी की गारंटी है, मेरी नहीं है? इस समय जब हम चुनाव देख रहे हैं तब आसाम की राजधानी में ऐसी शहरों में ऐसी गलियां हैं जहां पे 6-6 फुट 8-8 फुट चौड़ी नालियां खुदी पड़ी हैं, और लोकल लोग बता रहे हैं कि बारिश में ये भर जाएगा, घरों में पानी घुसेगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया है। बांस और रिबन बांध के काम चलाया जा रहा है। किस बात का स्ट्रॉन्ग मैन यहाँ पे, किस बात का पावर सेंटर चल रहा है? और आप क्या बात कर रहे हैं? इनके मैनिफेस्टो में ये मुझे बता रहे हैं कि भाई अब ये आ गए ना आलोक वर्षी, वही सनातन, वही हिंदू। मैं बताता हूं इनको हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म ये है कि एक भी महिला के गौरव और मर्यादा में हानि नहीं होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन कहलवाना पसंद करता है वो आज तक मणिपुर नहीं गया, और किसी ने भी नहीं बताया कि मणिपुर के बारे में सरकार का एक्शन प्लान क्या है। क्या बात कर रहे हैं ये युवा जो इनसे नौकरी मांगने आते हैं? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है, पुलिस उन्हें लाठी मारती है। किसान जिनके भूखे पेट चिल्ला रहे हैं, ये कौन विश्लेषक हैं? उन किसानों के बारे में सोचा जब 700-800 किसान मर गए एक साल, ठंड गर्मी सब सह के? उनकी तो सुनने कोई नहीं आया। आप सिर्फ अगले 25 साल, अगले 100 साल, अगले 500 साल का जुमला फेंक के इस चक्कर में रहते हैं कि लोग किसी तरह हमारे झांसे में आ जाएं और वोट देते हैं, बस। कुछ नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी प्लेन बदलते हैं, गाड़ियां बदलते हैं, आम आदमी के पास कपड़ा बदलने को पैसा नहीं है। जाके देखिए देश में ऐसे ऐसे गरीब हैं जो भूखे पेट सो रहे हैं। मेल न्यूट्रिशन इंडेक्स क्या है? छोटे बच्चों की भूख का इंडेक्स क्या है? गरीबी का इंडेक्स क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रेटिंग क्या है? पत्रकारों की स्वतंत्रता क्या है? आप खुद यहाँ पे एक चैनल में बैठे हुए हैं, आप बताइए यदि आपका एम्प्लॉय रोज आपको नए सपने दिखाए और भाग जाए, क्या आप उसको अपने साथ रखेंगे? तो हम ऐसा प्रधानमंत्री क्यों रखें जो रोज मैं इसका जवाब रोहित अग्रवाल से लूं, उसके बाद कपिश जी जाओ। अभय एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए। लेकिन जब किसी भी आप जब माल न्यूट्रिशन इंडेक्स पर सवाल उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब ये कहते हैं, तो फिर उन्हें उसकी बात भी करनी चाहिए कि क्या इसमें सिग्निफिकेंट राइज नहीं दिखना चाहिए था 1947 के बाद से? ये पिछले 10 साल की कहानी तो नहीं हो सकती कि पूरा का पूरा जनरेशन माल न्यूट्रिशन इंडेक्स में चला जाए। रोहित अग्रवाल से मैं इसका जवाब लूं, लेकिन पहले अभय के पास जाना चाहूंगा। अभय, क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव में बीजेपी क्या साउथ से गेन करती नजर आ रही है? नॉर्थ में क्या स्कोर उतना ही रहेगा या नॉर्थ में डाउन जाएगा, इसलिए साउथ पर फोकस ज्यादा है 2019-2014 की तुलना में? क्या इस बार देख रहे हैं आप अभय? ऐसा होता है कि
हर इलेक्शन टू इलेक्शन सीट वोट परसेंट का सीट पे कन्वर्जन का रेशियो थोड़ा अंतर आता है। कैसे मैं बता रहा हूँ कि 2014 के अगर उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव को ले तो एनडीए का वोट शेयर लगभग 43% था और 2019 में 51% समथिंग था, लेकिन फिर भी सीट की संख्या घटी। क्यों घटी? क्योंकि इक्वेशन अलग हो गया था, तो इक्वेशन के अनुसार सीट और वोट का कन्वर्जन बदलता रहता है। अब अपने अगर साउथ की बात करें तो साउथ में मैं बताऊं कि बीजेपी लोवेस्ट मतलब बीजेपी 28 सीट पर के बाहर कहीं है नहीं। तो अगर कर्नाटक के बाहर की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए अच्छी संभावना है। और संभावना क्यों है? वह संभावना इसलिए है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी का जो इक्वेशन है या पॉलिटिकल सिचुएशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। और अभी पुडुचेरी बीजेपी एआईएडीएमके के तो सरकार चला रही है, तो पुडुचेरी का एक अच्छा मैसेज बीजेपी के लिए इको कर रहा है तमिलनाडु में। मैं आपको एक बात दिलाऊंगा कि 1973 में जब एमजी रामचंद्रन जी ने डीएमके से अलग होकर अपनी पार्टी एआईएडीएमके बनाई, तो पहले उनकी सरकार पुडुचेरी में बनी थी 1974 में, और 1977 में मुख्यमंत्री बन पाई। कहने का है कि बीजेपी पूरा मजबूत हो चुकी है, मजबूती जो उसका है पुडुचेरी में उसका बेनिफिट तमिलनाडु में लेते हुए महसूस हो रही है। उसके बाद अगर केरल में जाए तो केरल में भी अच्छी स्थिति में दिख रही है। अब सीट में जीता का बहुत लोग आएगा, आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर देखें और वोट कन्वर्जन देखें तो बीजेपी की स्थिति अच्छी दिख रही है। ठीक है, मैं अभय आपके पास वापस लौटूंगा और इसके बाद आपसे जानने की कोशिश करूंगा बीजेपी का जो मकसद है वो एक लाभार्थी वोट बैंक तैयार करके उसको अपने पाले में लाने का है। इस पर मैं आपसे सवाल लूंगा कि लाभार्थी वोट बैंक जो बीजेपी ने तैयार किया है जातिगत समीकरणों से इतर और बाकी समीकरणों से इतर, मैं यश आ रहा हूं आपके पास। रोहित अग्रवाल आप यश के सवाल का जवाब देंगे। रोहित अग्रवाल जी, उसका कपिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रोहित अग्रवाल जी। नहीं, देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है विवेक भाई कि एक बार आप मैल न्यूट्रिशन की बात करते हो, दूसरी तरफ आप कहते हो 5 किलो राशन बंद कर दो, 5 किलो राशन से आपको दिक्कत होने लगती है। तो भाई आपके तो खुद ही बातों में विरोधाभास है। आप खाली ये किताबें और ये दिखाने से थोड़ी ना काम चलेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि देश की जनता को जरूरत है। और आप बात कर रहे हो एफआरपी की व्यवस्था, ये बीच में तो मैं नहीं बोला था। अरे इतना तो शिष्टाचार रखो कि बीच में मत बोलो, शिष्टाचार रमेश बुजुर्ग को सिखाइए, बाकी बोलिए अपनी बात। 60 साल अगर आपने काम किया होता तो आपको फालतू बात लगेगी, क्योंकि 60 साल का हिसाब अगर मांगा जाएगा तो डेफिनेटली आपको बात वो फालतू लगेगी, क्योंकि आपके पास कोई हिसाब है नहीं, आपके पास बताने को है नहीं कि आप अगर आज आपको प्रधानमंत्री का प्लेन दिखाई पड़ता है तो भाई राहुल गांधी काहे से चलते हैं? राहुल गांधी क्या साइकिल से चल रहे हैं क्या, या तांगे से चल रहे हैं? राहुल गांधी के तो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं ना। और इंदिरा गांधी काहे से चलती थी, नेहरू जी काहे से चलते थे, और राजीव गांधी काहे से चलते थे? जब देश के अंदर लोगों के पास खाने को नहीं था तब भी देश का प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से चलता था और प्लेन से चलता था। तो आज कम से कम नरेंद्र मोदी बिना पद के विदेश घूमते थे। खाली गांधी परिवार ही चलेगा और गरीब का बच्चा नहीं चलेगा। अरे भाई साहब, आज देश विदेश के अंदर हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, तो वो क्या भैया तांगे से चलेगा क्या वहां पे? तो कम से कम कहां हो रहा है रखो कि देश के अंदर एक मजबूत सरकार आई है, एक सिक्योरिटी देने का काम कर रही है। देश के अंदर महिला अस्मिता बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है महिला अस्मिता, पर आप ये भी देखने का काम करो कि आपके समय में क्या कुछ नहीं होता। पर आज क्या है, महिला पर नहीं होता, आपको ये समझना पड़ेगा। नहीं बकवास नहीं, महिला अस्मिता के साथ कोई पर नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मजबूत सरकार है जिससे कम से कम अपराधी डरता है, नहीं कर रही है, कोई नहीं डर रहा है। मणिपुर में डराओ जाके, अपराधी रोडों पे सुरक्षित है ना जेल में सुरक्षित है, और आज अपराधी थर थर कांप रहा है। और ये डर अच्छा है, ये डर हर तरीके से अच्छा है, क्योंकि अगर आप हम नहीं डरेंगे, हम ये डराने वालों को कुर्सी से हटाएंगे उसको, उसके अगेंस्ट वर्डिक्ट देने से। और आज अगर अपराधी डर रहा है तो ये डर अच्छा है, ये डर होना चाहिए, क्योंकि जनता को नहीं, ये डर नहीं है, ये झूठ है। सुरक्षित माहौल चाहिए, जनता को उगाही वाली सरकार नहीं चाहिए, जनता को कमजोर सरकार नहीं चाहिए, जनता को वो सरकार नहीं चाहिए जो कपिल जी के पास जा रहा हूं जी। 80 पैसे तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, 15 पैसे जनता तक पहुंच रहे हैं। जनता को वैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो आज है, जो 1 रुपया अगर चलता है तो डायरेक्ट। ठीक है, कपिल जी के पास जा रहा हूं, उसके आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। 50 करोड़ जनता के पास आज बैंक खाता है जी। आज आपको ये समझना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि काम हुआ है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर बीजेपी अभी भी आगे बढ़ रही है, जिसका सिग्निफिकेंट फायदा बीजेपी को 2024 में हो सकता है। हमारा देश ऊपर नहीं उठ पाया क्योंकि 60 सालों में कांग्रेस ने कपिल जी आपके मैनिफेस्टो में तो 5 साल में गरीबी खत्म करने की बात की गई है, इसको लेकर क्या विजन है, क्या रणनीति है, या बस ये आपने मैनिफेस्टो अच्छा लगे इसलिए लिख दिया? कपिल जी विवेक भाई एक बात बताइए, सरकार आप 2047 तक की चुन रहे हैं,
या आप 29 तक की चुन रहे हैं? मैनिफेस्टो आप 5 ही साल के लिए ना ला सकते हैं, अपना संकल्प पत्र, अपना घोषणा पत्र, अपनी मांग पत्र। तो 5 साल का विजन दीजिए। आप 47 का विजन दे रहे हैं। हम तो आपको 47 का कहिए तो 10,000 साल के आगे का विजन दे दें, अगर यही आपको अच्छा लगता है। ये तो भागने का रास्ता है जो आपने खोल रखा है। अरे पहले संकल्प तो करो। संकल्प करोगे तब ना पूरी होंगी चीजें। अगर हम कहते हैं कि हम 5 साल में गरीबी दूर करेंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि दूर हो। हम 50 साल आगे का विकल्प थोड़ी न रख देंगे, 5 साल की सरकार चलानी। अब मैं दूसरी बात आपको कह दूं, विवेक भाई, फूड बिल किसका लाया हुआ है ये दुनिया जानती है। जनधन योजना किसका लाया हुआ है, आधार किसका लाया हुआ, अब किसने इसको जो है मूर्खता का स्मारक बताया था ये भी बता दीजिए। जिसके दम पर आज कहते हैं कि पूरा ट्रांजैक्शन, पूरा लाभ जा रहा है लाभार्थियों के पास, वो किसकी देन है? ना तो अटल जी के सरकार की देन है, ना मोदी जी के सरकार की देन है। और आपने तो क्रीम पीरियड लिखा है। 16.5 साल की जो सरकार आपने चलाई है, ये क्रीम पीरियड की सरकार है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो जंग लगी हुई बंदूकें मिली थी साहब, और चीन से हम लड़ाई भी लड़े थे, पाकिस्तान से 3 लड़ाई भी लड़े थे। उस समय ना हाइड्रोजन बम था, ना परमाणु बम की सीरीज थी, ना पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है आपने नहीं की है। तो सबसे बड़ी चीज है, ये आपको देखना चाहिए कि आपको युवा भारत चलाने को मिला और अगले को पैदा हुआ भारत चलाने को मिला। किसने उसको युवा बनाया? डीआरडीओ आपकी नहीं है, इसरो आपकी लाई हुई नहीं है, IITs, IIM, MNR आपका दिया हुआ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपका दिया हुआ नहीं। तो सबसे बड़ी चीज ये कि आपने 5वीं इकॉनमी बना दी। विवेक शांडिल भाई, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत जरूरी है देश के लिए। 5वीं इकॉनमी आप बना दिए और आप कह रहे साहब 80 करोड़ लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो ये 5वीं इकॉनमी कैसे बन गई, ये हमें बता दो। दूसरी बात आप हमें बता दो, 8वां वेतन आयोग हम नहीं ला पाएंगे। वित्त मंत्रालय का RTI और संसद में बयान है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे भैया, 7वां वेतन आयोग तक आया जब भारत आजाद हुआ था, तब से लेकर के और 2014 तक, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना दिए और 3 ट्रिलियन पे काम कर रहे हो, और आपके पास 5वां वेतन नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, जल्दी कीजिएगा, मैं आलोक जी इसका जवाब लूं। आपके पास पुरानी पेंशन स्कीम देने की पैसा नहीं है, आपके पास सैनिक भर्ती करने का पैसा नहीं है, आप अन्य एजेंसीज को शहादत का दर्जा देने के लिए पैसा नहीं है। तो आपके पास पैसा किस चीज का है? 5 किलो का राशन बांटने के लिए पैसा है। देश को इसी तरीके से विश्व गुरु बनाओगे? आप हमें बताओ, 5 किलो का अनाज बांट करके बना दोगे? तो कपीश जी क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है ये रुकेगा? इसको, ये इस योजना को बंद करेंगे? ये 80 किलो का जो राशन दिया जा रहा है, 5 किलो का जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, हाँ, इसको हम जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे। लेकिन तब तक नहीं समाप्त करेंगे जब तक लोगों के पास रोजगार नहीं पहुंचा देंगे। ठीक है, मैं रोहित जी के पास आ रहा हूँ। आलोक जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। आलोक जी से रिएक्शन, उसके बाद रोहित जी और प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा है। ये राशन बंद करने का काम करेंगे, यही ब्रेकिंग न्यूज़ है, यही पंचा है। वो 80 करोड़ लोगों की बजाय तो उसके अपना घर बनेंगे ना। 80 करोड़ लोगों का बनेंगे, छोड़ देंगे। अभी कपीश श्रीवास्तव ने आपके चैनल पे कपीश जी थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा। रोहित जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। रोहित जी मैं आ रहा हूँ इसके जवाब के लिए। आलोक जी को स्क्रीन पर लाइए और बंद करेंगे। आलोक जी को स्क्रीन पर लाइए, प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लाइए। इसमें आ रहा हूँ आपके पास। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी और प्रेम कुमार जी। आलोक जी देखिए, समाजवादी पार्टी वाले को बहुत प्रॉब्लम है हमारे बजट, हमारे संकल्प पत्र से। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अब जो इन लोगों ने देश के सामने अपना अपना संकल्प पत्र रखा है, एक आदमी कहता है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आरजेडी का। दूसरा कांग्रेस का कहता है 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उसके बाद महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देंगे, ये कांग्रेस और आरजेडी दोनों कह रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम कुछ और देंगे। तो देश के आदमी को ये भ्रमित करने का क्यों काम कर रहे हैं? कौन सा इसमें एजेंडा लागू होगा? अगर 4 दल मिलकर लड़ते हैं शांडिल जी, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देश के सामने रखा जाता है।
यहाँ तो हर आदमी बांसुरी बजाना है। इससे देश की जनता भ्रमित हो रही है। और ये बात कर रहे हैं हमारी, अरे हम तो मुद्रा लोन को में अब 30 लाख रुपया देने जा रहे हैं, और आगे के समय में 1 नेशन 1 पोल भी करेंगे। आर्टिकल 370 हटाया, यूसीसी लेके आएंगे, ग्लोबल रामायण फेस्टिवल करवाएंगे, पाइप गैस से हर घर को गैस देने का काम करेंगे। और पहली बार ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने जा रहा है इस देश में। आज तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। जीरो इलेक्ट्रिसिटी पहले से प्रॉमिस्ड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 55 साल के अन्याय के बाद अब अन्याय की पटरी जब बैठी है तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि हाँ जी ये इससे कुछ नहीं होने का। तो देश की जनता क्यों हमें दोबारा तिवारा बराबर भेज रही है, इस पर जाके जनता से पूछे कि भाई जनता बेवकूफ हो तुम। और इस बार भी 2024 में कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। जनता का मूड बन चुका है, आशीर्वाद तय कर लिया हम लोगों ने। जी ठीक है, फिर से स्थापित करेंगे। प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम कुमार जी देखिए, वत्स जी जो बात कह रहे हैं उसमें असहमति जैसी बात नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल आगे अपना रोडमैप बताए कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रश्न भी लेना पड़ेगा कि भाई सीनियर सिटीजन में 70 साल से अधिक के लोगों को आप कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाएंगे। 10 साल तक आप कहाँ थे? 10 साल तक 70 साल के आयु की उम्र के लोगों की का ख्याल नहीं आया। ये सवाल तो लेना पड़ेगा ना। तो ये चीजें आप नहीं कर रहे थे। अब जब चुन के आएंगे तब ना करेंगे। आप चुन के ही नहीं आएंगे तो करेंगे क्या? आप कह रहे हैं चुन के नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं 400 प्लस जाएंगे। कह रहे हैं ना, वो तो जनता देगी ना फैसला। पहले कैसे मान ले कि चुन के आ रहे हैं? आलोक जी कुछ तो परसेप्शन होता है ना जनता का नब्ज भांपने का। हम लोग भी तो दिन रात जनता के साथ ही रहते हैं। तो जनता ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। ये सारे जगह जाने पर पता लग जाएगा। एयर कंडीशन में बैठ के जो लोग तय करते हैं टेलीविजन पर, उनको नहीं क्या होने वाला है। धरातल पर बीजेपी एक बार फिर मोदी सरकार, वो बात आप सही कह रहे हैं वत्स जी, वो बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक जो लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात तो ये है ना कि इलेक्शन होगा उसके बाद ही तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी। प्रेम भाई बाकी सब तो दावे हैं। नहीं प्रेम भाई एक चीज बताइए, एक तरफ एक तरीके का संकल्प पत्र, एक तरफ 14 तरीके का संकल्प पत्र। जनता उससे गुमराह नहीं हो रही है। कोई 1 लाख देने की बात कर रहा है, कोई 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहा है। जिसको माना रहा है अपने मन से कुछ न कुछ जनता को वादा कर रहा है। तो क्या इससे जनता भ्रमित नहीं हो रही है कि इनमें से कौन किसका लागू होगा? रोकिएगा, कांग्रेस का लागू होगा कि आरजेडी का लागू होगा, समाजवादी पार्टी का लागू होगा, किसका लागू होगा कि ममता बनर्जी का लागू होगा? ये बात जनता को समझाना पड़ेगा कि भैया हम एक घोषणा पत्र पे हम लड़ रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा ये है। अब आ रही, कुछ नहीं है इनके पास। जी आई आवाज आई। ठीक है प्रेम कुमार जी इसका जवाब ले। रोहित अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते हैं? रोहित अग्रवाल जी, समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया कि आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में हो गए, तो उसके उलट 80 करोड़ लोगों को राशन भी देना पड़ता है। तो ये बातें कह रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, या तो आंकड़ों की बाजीगरी है या फिर गुमराह करने की कोशिश। देखिए विवेक जी, और कह रहे वो आएंगे अगर उनकी सरकार बनी तो इसको रोका भी जाएगा, उन लोगों को उचित रोजगार देकर या फिर उचित व्यवस्था करके इसको बंद किया जाएगा। हाँ देखिए विवेक जी, ये बड़ा दर्दनाक स्टेटमेंट है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कि 80 करोड़ लोगों का राशन बंद किया जाएगा। खैर ठीक है, आप बंद नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करेगी। जनता कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे विश्वास कर रही है। और स्थिति ये है कि कपिल श्रीवास्तव जी हमारे अच्छे मित्र हैं। भाई इनकी आवाज बंद करिए तब तो बात समझ में आएगी। कपिल श्रीवास्तव हमारे अच्छे मित्र हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये कह रहे हैं साहब 1947 तक का विजन मत बनाइए, मतलब आप 2047 तक का विजन मत रखिए। भाई साहब 5 साल का विजन। कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, आप ही का सवाल मैंने पूछा है रोहित अग्रवाल से। कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए। तभी देश ठीक है, कपिल जी सुन लीजिए। ये सरकारें भाई आपके पूर्व मित्र रहे हैं, हो सकता है अभी
भी मित्र होंगे, हो सकता है भविष्य में फिर आप लोगों का गठबंधन हो जाए। अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के सामने कि उसको पुनः चुना जाए। ठीक है कपिल जी, यश और रोहित अग्रवाल जी को स्क्रीन पर आइए जी। भाई जो देखिए, ये हकीकत तो स्वीकार कर। जी रोहित अग्रवाल जी, अपना जवाब पूरा कीजिए। नहीं, देखिए स्थिति ये है विवेक भाई कि समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, इनके पास कोई विजन नहीं है। हम मानते हैं इनके पास ना प्रत्याशी है, ना तो ये चुनाव लड़ पा रहे हैं, और इनको भी पता है कि ये चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। देखिए अभी प्रेम कुमार जी पूछ रहे थे जब सरकार बनेगी तभी तो कुछ होगा। बिल्कुल सही है प्रेम कुमार जी, परंतु आप बताइए धरातल में चुनाव दिख रहा है आपको? आप तो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, कहीं पे आपको दिख रहा है कि कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ पा रहा हो? अरे समाजवादी पार्टी की तो स्थिति है कि इनके एमपी के कैंडिडेट पर्चा तक नहीं भर पाए, पर्चा तक इनका खारिज हो गया। जो कांग्रेस से इनको भीख में एक सीट मिली थी एमपी के अंदर, लड़ झगड़ के अखिलेश वकिलेश और चिरकुट नेता करके जो एक सीट पाए थे ये एमपी में, उसका पर्चा तक नहीं भर पाए। भाई साहब ये क्या चुनाव लड़ेंगे? इनके पास कोई विजन नहीं है। ये कह रहे हैं 5 साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, 60 साल में तो कर ना पाए, 60 साल तक जो आपने राज किया। और स्थिति वही है कि ओपीएस की बात करते हो यहाँ पे डिबेट में आके, परंतु ओपीएस आपके मैनिफेस्टो से गायब मिलता है। आपके नेता खुद कहते हैं कि भाई ओपीएस के लिए तो भाई हमारे पास कोई व्यवस्था है नहीं। तो स्थिति है कि आप जातिगत जनगणना की बात करते हो, परंतु जहां पे आपके राज्यों में सरकार है वहां पे जातिगत जनगणना कराने से आप भाग जाते हो। तो आपका विजन कोई है नहीं, और आप तो खुद ही कह रहे हो कि 5 साल का विजन होना चाहिए। भैया 2047 तक का विजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि आपके पास तो दिमाग ही नहीं है कि देश की तरक्की कैसे होगी। आप तो खाली 5 साल देश को लूटने के लिए सरकार बनाना चाहते हो। यश श्रीवास्तव इसका जवाब देंगे। ठीक है रोहित भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। यश श्रीवास्तव इसका जवाब देंगे, फिर मैं अभय जी के पास जा रहा हूं एक और सवाल लेकर। अभय जी आपकी बारी, लेकिन यश पहले बोलेंगे। यश बोलिए। विवेक जी, सबसे पहली बात तो इन्होंने अभी फिर एक डेरोगेटरी बात कही है। ये हमारे साथी दल को एक भीख वीख की बात करेंगे तो इनको हर बात के लिए नरेंद्र मोदी के आगे भीख मांगनी पड़ती है। उनका नाम लिए बिना इनका मुंह नहीं खुल सकता है। दूसरी बात, ये असम की राजधानी दिसपुर का एक व्यस्त इलाका है। इस गली के लोगों को 2047 तक इस नाली के लिए रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, पता नहीं कितने इंजन, जनता के बैठने की जगह ही नहीं है। तो धरातल पर की जो बात होती है ना, तो आपको अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड का ध्यान रखना चाहिए। इस देश की पूरी जनता आपकी बेवकूफी से त्रस्त हो चुकी है। अरे संदेश खाली का नाम सुना है या श्रीवास्तव की नहीं सुना है? संदेश खाली मोदी ने सुना है संदेश खाली का नाम? बकवास मत करो, नहीं दोगे। संदेश खाली में कुछ नहीं आ गए यहाँ पे बकवास करने, और तुमसे बात ही नहीं करना, तुम जो कोई भी हो। तुम कर रहे हो, कूदो। ना विजन है तुम्हारे पास, ना तुम्हारे पास नेता है, ना हमारे पास विजन लिखना नहीं आता है नरेंद्र मोदी को, समझे? जिस टेलीप्रॉम्प्टर में नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना, वो टेलीप्रॉम्प्टर भी भाजपा ने नहीं बनाया है। आवाज नहीं निकलती है, कुछ नहीं आता है। 1947 में देश बैलगाड़ी पे था। आज अगर लिबरलाइजेशन है तो वो कांग्रेस के कारण है, सहयोगी दलों के कारण है। देश खाली पे तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि वहां पे तुम्हारे नेता महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तुम्हारे खुद के बड़े जाके तीर मारे हैं। हमारे नेता ने महिलाओं के साथ क्या किया, एक सबूत लाके तुम्हारे जनता के लिए कोई विजन है? 60 साल तक देश को तुमने मणिपुर जाके दिखाओ, किसानों के पास जाके दिखाओ, बेरोजगारों के पास तुम्हारे नेता के बकवास मत करो। तुम्हारे ये तुकबंदी, ये बकवास, ये संगठन में सिखाई जाती है तुमको संघ में, हम अच्छी तरह जानते हैं। एक तो इस डिबेट को मैं दोनों यश और रोहित आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, गांधी नेता है, इस डिबेट को पर्सनल डिबेट ना बनाए। देखिए दुश्मनी हो तो इतनी हो कि कभी ये किताब तपाक से मिल जाए तो शर्मिंदगी ना हो। रोहित जी और यश जी, आप दोनों से कह रहा हूँ, पे आपने काम किया होता तो पर्सनल डिबेट पर नहीं मत जाइए। नहीं, ये इनको एक तो ये मेरे समय के बीच में बोल रहे हैं। हो सकता है कभी आरएलडी यूपीए के अलायंस में आ जाए, फिर क्या करेंगे आप लोग? इंडिया अलायंस में आ जाए, फिर क्या करेंगे आप लोग? तो ये इस तरह के पर्सनल डिबेट ना करें। कपिल जी मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं आलोक जी एक सेकंड आ रहा हूं। अभय जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अभय जी, मेरा आपसे एक सवाल था कि ये जो लाभार्थी वोट बैंक है, इसको जरा दर्शकों को बताइए, जिस पर बीजेपी फोकस कर रही है, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा? अभय जी। विवेक, आपकी सवाल का जवाब देने के पहले मैं साउथ से आपने जो रिलेटेड सवाल किया था उस पर मुझे 2 बात और बोल दी है, थोड़ा ही समय लगेगा। कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी का राह आसान करती महसूस हो रही है साउथ स्टेट में। कहां पर?
तेलंगाना में बीजेपी का रास्ता आसान कर रही है कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि वो बीआरएस के, बीजेपी वहां कांग्रेस पार्टी है, बीआरएस के बहुत सारे लीडर्स को अपने मिला लिया है। और अब वहां पर क्या स्थिति आ गई है कि अब पूरी तरह चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का हो गया है। और जब कभी भी बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होती है तो बीजेपी वहां अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी वहां भी आगे बढ़ जाएगी, एक अच्छा परफॉर्म करती है। मैं आपको बताऊं कि 2020 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर 190 सीट पर हुई थी। 175 बीजेपी जीती थी, 15 कांग्रेस जीती थी। 2014 में 189 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर हुई थी। 166 सीट बीजेपी जीती थी, 23 सीट कांग्रेस जीती थी। दोनों इलेक्शन में बीजेपी जो आधी सीटें जीती है, आधी से ज्यादा जो सीटें जीती है वो एक कांग्रेस की जीती है। अब हम आते समय केरल पर, वहां एक बात बोल के हम आपकी बात के जवाब देंगे। केरल की स्थिति यह है कि तिरुवनंतपुरम सीट पर आज तक केरल में कांग्रेस, बीजेपी ने कभी भी कोई सीट नहीं जीता है लोकसभा का। एक बार पिछले चुनाव में डेमोन सीट विधानसभा का जीता था। अभी तक कभी भी केरल में कांग्रेस का, केरल में बीजेपी का खाता नहीं खुला है लोकसभा में। लेकिन इस बार तिरुवनंतपुरम सीट पर बीजेपी की स्थिति इसलिए मजबूत है क्योंकि कांग्रेस का एक सेक्शन चाहता है कि शशि थरूर चुनाव हार जाए। क्यों हार जाए? क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी या गांधी शरीर को चैलेंज किया था कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में। सिग्निफिकेंट राइज है साउथ में, आप ये कह रहे हैं भाई। ये लाभार्थी वोट बैंक वाला, एक वोटर्स वाला एक जो सेगमेंट खड़ा किया बीजेपी ने, उस पर थोड़ा सा बता दीजिएगा जल्दी से। देखिए, यह बीजेपी का इसमें यह है कि जाति के बंधन को तोड़ना बीजेपी का मेन मुद्दा है। बीजेपी लाभार्थी वर्ग के मार्फत अपने जाति के बंधन को तोड़ करके कि कोई खास जाति से बीजेपी को कनेक्ट न किया जाए और एक ऐसा ग्रुप बने जो हर कास्ट का हो और हर तरह के लोगों का हो, और उसको लेकर के बीजेपी में आए। और इसका बीजेपी को अच्छा खासा फायदा मिलने की संभावना है। भूतकाल में मिला है, चाहे विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, दोनों स्तरों पर मिला है। और पहले जब मिला है तो कह सकते हैं कि इस बार मिल सकता है या मिलेगा। जल्दी से प्रेम कुमार जी, आपका रिएक्शन। ये लाभार्थी वर्ग वोटर में तब्दील होगा तो फिर बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि हाल के चुनाव में ये वोट बैंक बनता हुआ दिखा है बीजेपी के लिए। प्रेम कुमार जी, देखिए, लाभार्थी वर्ग हर समय रहे हैं इस देश में। जब 20 पॉइंट प्रोग्राम होता था तब भी लाभार्थी वर्ग होता था, राशन पाने वाले भी होते थे, आज भी होते हैं। आज केवल पैकेजिंग करके पेश किया जा रहा है। आपको बताएं कि आज भी कल ही एक दैनिक, राष्ट्रीय दैनिक में थोड़े समय के लिए एक सर्वे आया, घंटा भर मुश्किल से रहा, उसके बाद वो हट गया क्योंकि उस सर्वे में इंडिया गठबंधन लीड कर रहा था। तो अंडर करंट जो है इस देश में अलग किस्म का चल रहा है। सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर एक अलग नैरेटिव है। ठीक है, जल्दी से आलोक जी का एक छोटा सा रिएक्शन। आलोक जी, आपका रिएक्शन लाभार्थी वर्ग को लेकर। प्रेम भाई की बात से मैं सहमत हूं कि हाँ, एक अंडर करंट है नॉर्थ में। नॉर्थ में कुछ जगहों पर अंडर करंट है जिसका बीजेपी कंपनसेट कर लेगी इस बार साउथ के सीटों से, क्योंकि साउथ में लाभार्थी वर्ग के कारण उनको तमिलनाडु में, तेलंगाना में, केरला में अच्छी खासी सीट की होगी। अब कितनी होगी ये मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन जो नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में ऑलरेडी 100% परफॉर्मेंस पर बीजेपी थी, ठीक है, तो उससे ऊपर तो जा नहीं सकती है, ठीक है, उससे तो नीचे ही आना होगा। ठीक है, यश कुछ कहना चाह रहे हैं? यश, आपका क्लोजिंग रिमार्क जल्दी से, 10 सेकंड्स। विवेक जी, देखिए, पिछले 10 सालों में पेपर लीक हुए, अत्याचार हुए, हर किसी के पास, किसी ने भी अगर नौकरी या अपना हक मांगा, महिलाओं ने अपना सम्मान मांगा तो उन पर अत्याचार हुए। इस मैनिफेस्टो में भी आगे और लंबा खींचने के लिए बहानेबाजी है, कुछ भी सब्सटेंस नहीं है। कुछ दमदार नहीं है। कांग्रेस पार्टी और साथी दल देंगे वो ठोस होगा। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, चलेगा नल खिलेगा कमल कहीं नहीं है टक्कर में, कोई चुनाव नहीं है। पूरी तरीके से एनडीए जीतने जा रही है, कहीं कोई चुनाव नहीं है। खुद इंडिया गठबंधन वाले जानते हैं, कह रहे हैं साइकिल चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। जो बातें करनी है कर लें, पर 4 जून को या साइकिल का हैंडल हाथ के पास है और चलेगी सिर्फ साइकिल। कपिल जी कह रहे हैं। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त सीमित था, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन आज जब ये मैनिफेस्टो जारी हो रहा था, बीजेपी संकल्प पत्र जारी कर रही थी, मैं खुद वहां पर मौजूद था। मैंने बीजेपी के सांसद और बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज तिवारी से ये जो संकल्प पत्र है इसे लेकर बातचीत की, आपको दिखाते हैं। मनोज जी, 2 बात संकल्प पत्र को लेकर, बस 2 बात इंडिया डेली से। क्या आपको बड़ी बातें लगी संकल्प पत्र में आज जो बीजेपी ने पीएम मोदी जी ने जारी किया? हमको तो इसकी हर पंक्ति इस संकल्प पत्र की गूसबम्स लाती है, लेकिन 70 साल का किसी भी वर्ग का बुजुर्ग हो
चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे हो या गरीबी रेखा के ऊपर हो, मध्यम वर्ग के हों या जो भी हों। अब वो 70 साल के हैं तो उनके 5 लाख रुपए तक का इलाज की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। इसको मैं जब से मैं होश संभाला हूं ना, तब तक की सबसे बड़ी घोषणा मानता हूं, सबसे बड़ा संकल्प मानता हूं। संकल्प ये भी बहुत बड़ा है कि जो 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन है, अब वो 20 लाख तक मिलेगा। वो मात्र 3 या 4% के इंटरेस्ट पे मिलता है, जहां बैंक का 9-10% का इंटरेस्ट होता है, और वो बिना किसी बड़ी गारंटी के मिलता है। इस देश के युवाओं को 20 लाख रुपया मिल गया ना, हर युवा अपने आप को एक बड़ा उद्योगपति बना लेगा। इतना बड़ा संकल्प मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये पहले साल में नहीं किया, 10 साल में इन भ्रष्टाचारियों को चोट करके जो लूट से बचाया है देश को। हालांकि लूटने वाले तो आज भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी जिस प्रकार से उन्होंने कहा ना कि भ्रष्टाचारियों पे ये चोट जारी रहेगी, ये भी गारंटी है। तो ये सारा कुछ व्यवस्था करके जो देश को संबल बनाया है, उसके बाद ये संकल्प आया है। तो इसको कहते हैं बहुत दूरदर्शी। चांद से ग्राम तक सबको इसमें हाँ, देखिए साधा गया। उनके पूरे, हम तो अभी जितना सुने हैं उतने में बोल रहे हैं। चंद्रयान से गगनयान तक, और वहीं आपके घर पे गरीब को इलाज तक, बुजुर्गों के इलाज तक। तो चांद से ग्राम तक, भोजन से सतयोजन तक। तो ये थॉट हमको, आपको, सबको भी सोचने को मजबूर कर सकता है, जो इंडिया डेली देख रहे होंगे, कि भैया ये तो सामान्य व्यक्ति कोई नहीं है, ये जरूर इस देश की जो संचित ऋषि मुनियों के और फकीरों के जो तपस्याएं हैं, उनका फल है नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मनोज तिवारी सांसद राज्य बीजेपी के इस वक्त जुड़े हुए थे और बात कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या क्या विजन है, किस तरह से इस संकल्प पत्र में चांद से लेकर ग्राम तक की बात की गई है और एक पूरे वर्ग को, लाभार्थी वर्ग को जो फोकस करने की कोशिश की गई है।